हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन और होने वाले कुछ चेंजेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो सैक में इंटर करती है तो पॉलन ट्यूब से दो मेल गैमीट्स निकलते हैं। तो एक मेल गैमीट एक्स सेल के साथ फ्यूज होता है, जिस प्रोसेस को हम सिंगैमी बोलते हैं, और इसके रिजल्ट में बनता है जाइगोट। ये मैंने बताया था। और इसकी प्लॉइडी होती है 2n। दूसरा जो मेल गैमीट है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाती है? ट्रिपल फ्यूजन, जिसके रिजल्ट में बनता है आपका PEN। PEN बोले तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और इसकी जो प्लॉइडी होती है वो होती है 3n। ये दोनों एक ही सेल में हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। कि अब क्या है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स, ये दो सेल्स क्या होती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं। डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, अब आगे आपका स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले आप पढ़ोगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, उसके बाद पढ़ोगे आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फिर सीड के बाद टाइप ऑफ सीड्स इन रेफरेंस टू रेमिनेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ सीड्स, देन फ्रूट्स, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है जो आपका वो क्या है? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। मैं पहले बता दूं, ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन में नहीं आता है। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप क्या क्या पढ़ोगे? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड सीड एंड टाइप ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इस सीड में कुछ टॉपिक और भी हैं, जैसे कि सीड डॉर्मेंसी के साथ दूसरा टॉपिक है वायबिलिटी एंड डिस्पर्सन। ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे दोनों के दोनों टॉपिक्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड, टाइप्स ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन रिसोर्स में बता दूं, रिसोर्स NCERT है। ठीक है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन के बाद इवेंट कौन आता है? एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट आएगा, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड, मैंने पहले बताया है, ओवरी इनटू फ्रूट, एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो मैंने क्या क्या बताया है? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस होते हैं फ्लावर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो कुछ ऐसा था कि पेटल्स जो होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं, फॉल ऑफ। कुछ प्लांट्स में, कुछ फ्लावर्स में जो सेपल्स होते हैं वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स चेंज होता है सीड में, ओवरी चेंज होता है फ्रूट्स में। ओके,
तो ये टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म कि एंडोस्पर्म डेवलप प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये बताया गया है कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाई। मैं पहले बता दूं कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, कि एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसीलिए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने से पहले ये जरूरी है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म्स क्या है, प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड होते हैं रिपीटेडली और बनाते हैं फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज। मैंने बताया कि आपका जो PEN है वो कि सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कहलाता है आपका PEC, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंडोस्पर्मिक सेल, और जिसकी प्लॉइडी क्या है 3N है, PEN। ये PEN रिपीटेडली डिवाइड होगा और डिवाइड होकर बनाएगा थ्रू माइटोसिस। ठीक है, और यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस इकट्ठा होंगे जिनको हम बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और हर एक कुछ समय बाद हर एक न्यूक्लियस के किनारे किनारे सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर अराउंड न्यूक्लियस। और जो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल आपने कोकोनट में देखा होगा, कोकोनट का जो वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो व्हाइट कलर का पार्ट रहता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जिसे हम व्हाइट कर्नल कहते हैं। ठीक है, कि the cells of the tissues are filled with reserve food materials and are used for nutrition and developing embryo। मैंने पहले बताया this is the function of endospermic cells कि the cells of the tissue are filled with reserved food material and are used to nutrition of the developing embryo। In most common type of endosperm development जो PEN है वो undergoes जाएगा successive nuclear divisions to give rise to the free nuclei। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो आपका PEN है वो रिपीटेडली माइटोसिस करके एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो PEN undergoes successive न्यूक्लियर डिविजन्स टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर। और ये स्टेज कहलाता है कि दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, कि एक बड़ी सी सेल है, इस बड़ी सी सेल में जाइगोट मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि एक डोरमेंट स्टेज में है। डोरमेंट मतलब इसमें अभी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि एंडोस्पर्म ग्रो कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस ढेर सारे जो PEN था वो डिवाइड होगा और बनाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हर एक न्यूक्लियस के किनारे किनारे क्या डेवलप होंगे, सेल वॉल डेवलप होंगे। ठीक है, और सेल वॉल डेवलप होने की वजह से हर एक न्यूक्लियस एक सेल में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो आपका कहलाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कि सब्सिक्वेंटली उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और एंडोस्पर्म्स कैसा हो जाता है, सेलुलर हो जाता है। कि द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेलुलराइजेशन से पहले बने थे उसके जो नंबर्स होते हैं वो हर एक प्लांट में स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। कोकोनट की एग्जांपल लिया गया है कि द कोकोनट वाटर और कुछ नहीं, ठीक है,
यू आर फैमिलियर विथ इट, नथिंग बट अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है? जो कोकोनट का वाटर है। कोकोनट water is a free nuclear endosperms made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel, और जो उसके किनारे किनारे white कलर का फॉर्म होता है, पार्ट होता है, वो क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है कि एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम। अब होगा क्या कि जब एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो इस केस, दो तरह के केस हो सकते हैं कि या तो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, जैसा कि पी और ग्राउंडनट बीन्स में देखा जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन, और इट में परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड, या फिर वो मैच्योर सीड्स में एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है, जैसा कि कैस्टर और कोकोनट में होता है, एंड बी यूज्ड ऑफ ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। और ये कब यूज होंगे? जब सीड जर्मिनेशन होगा। ठीक है। इसके बेसिस पे आपके जो सीड होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, एक हो जाता है एल्ब्यूमिनस और दूसरा हो जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक है। तो जिस सीड में एंडोस्पर्म बचा हुआ है वो एल्ब्यूमिनस कहलाएगा, और जिस सीड्स में एंडोस्पर्म्स इज फुल्ली कंज्यूम्ड और कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिसके एग्जांपल आपके दे रखे हैं कैस्टर एंड कोकोनट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आता है कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। डोरमेंट का मैं मतलब बता दूं, डोरमेंट मतलब नो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, कि उस सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पे दोबारा से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एम्ब्रियो। ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या था कि जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप होता है, पोजीशन क्या है? एट द माइक्रोपाइलर एंड। एम्ब्रियो डेवलप होता है एट द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है। अगर आपको याद होगा, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। ओके। और ये आपका जाइगोट है जो आगे चल के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ओके। कि embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated। most zygote क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड तभी होता है जब एंडोस्पर्म्स कुछ अमाउंट में बन जाता है, कि दिस इज एन एडाप्टेशन, ये एक तरह का एडाप्टेशन है टू प्रोवाइड द एस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कि जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होने से पहले क्या डेवलप होगा? एंडोस्पर्म डेवलप होगा। ठीक है। कि सबसे पहले क्या डेवलप होगा? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा इसको? न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर जाके एम्ब्रियो में डेवलप होगा। कि तो द सीड्स डिफर करते हैं, कि सीड डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनी इज द अर्ली स्टेज। एम्ब्रियोजेनी को हम नॉर्मली बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, अर्ली स्टेज में मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स कैसे होते हैं? सेम होते हैं, आर सेम। कि इन अर्ली स्टेज जो एम्ब्रियो है दोनों का, मोनोकोटिलिडन्स का और डाइकोटिलिडन्स का, वो कैसा होता है? सेम होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, कि फिगर 2.13 डिपेक्ट्स करता है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये रहा डायग्राम आपका दे रखा है कि जाइगोट था सबसे पहला स्टेज। जाइगोट में थोड़ा सा डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी और डिवीजन हुआ। यहाँ पे पहला स्टेज आपका आता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो से, फिर थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट हुआ, अब बनता है ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, और उसके बाद आता है मैच्योर एम्ब्रियो। मैच्योर एम्ब्रियो में आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट हैं। रेडिकल है, कॉटिलिडन्स है, प्लूम्यूल है, इसके अलावा आपको हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल वगैरह भी मिलेंगे। कि द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, और जाइगोट से आपका बनेगा प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो का फर्स्ट स्टेज है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो से मैच्योर एम्ब्रियो। और जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो की। अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, कि उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जिसमें 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये आपका एक डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो दिस इज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसके दोनों साइड 2 कॉटिलिडन्ट हैं, 1 और 2। ठीक है, कॉटिलिडन्स क्या होता है? कि अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर which provides, प्रोवाइड छोड़ दीजिए, तो बात का काम है। स्ट्रक्चर स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। ठीक है, बहुत सारी सीड्स में एक्ट करता है, एक्ट एज अ अर्ली और इनिशियल लीफ की तरह भी एक्ट एज अ इनिशियल लीफ की तरह भी काम करेगा। आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे कि उसमें जो पहला सीड निकलता है, पहला जो पत्ती निकलता है वो काफी मोटा होता है। ठीक है, और वो पत्ती नहीं, एक्चुअल में क्या होते हैं? कॉटिलिडन्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या हो जाते हैं? ग्रीन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला कॉटिलिडन था। दूसरा कॉटिलिडन था, ठीक, मैंने ये लाइन खींची है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसका इरेक्ट डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये दोनों कॉटिलिडन्स हैं, कॉटिलिडन्स। ये उभरा हुआ भाग कहलाएगा प्लूम्यूल।
प्रीम्यूल, नीचे का पार्ट कहलाएगा आपका रेडिकल, और ये रेडिकल के नीचे एक कवरिंग लगी होती है जिसको हम बोलते हैं रूट कैप। प्लूम्यूल ग्रो होके बनाएगा शूट सिस्टम, रेडिकल आगे ग्रो होके क्या बनाएगा, रूट सिस्टम। ओके, दे रखा है कि द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज नोन एज द एपिकॉटिल, कि कॉटिलिडन्स के जस्ट ऊपर कि विच कि पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स, कि कॉटिलिडन्स के लेवल पे which lies above the level of cotyledons is known as the epicotyl। ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा एपिकॉटिल, जो प्लूम्यूल पर आकर खत्म हो जाएगा एंड इट टर्मिनेट्स विथ अ प्लूम्यूल। तो ये वाला पार्ट आपका कहलाता है एपिकॉटिल, एपिकॉटिल। और फिर इसके नीचे का पार्ट जो होगा, जो रेडिकल पे आके खत्म होगा, इसे हम बोलेंगे हाइपोकॉटिल। ठीक है, यहाँ पे हाइपोकॉटिल दे रखा है कि द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाइज बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज हाइपोकॉटिल, और ये टर्मिनेट होता है, खत्म होता है कहाँ पर, रेडिकल पर। कि जो रूट टिप है वो कवर्ड होती है एक रूट कैप से। ठीक है, मैं इसका डायग्राम थोड़ा और क्लियर बना दूं। डाइकॉटिलिडन एम्ब्रियो, ठीक है, तो डाइकॉटिलिडन ये डाइकॉटिलिडन का डायग्राम है। these two are cotyledon, cotyledons। ये डॉटेड लाइन एम्ब्रियोनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फूला हुआ पार्ट जो है आपका वो क्या है, प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल के जस्ट नीचे आपका मिलेगा एपिकॉटल। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका रेडिकल है, ये है रूट कैप। ओके, रेडिकल के जस्ट ऊपर आपका सिलेंड्रिकल पार्ट जो है वो कहलाता है हाइपोकॉटल, हाइपोकॉटल। तो दिस इज अ डाइकॉटल एम्ब्रियो। ओके, ये हो गया आपका डाइकॉट एम्ब्रियो। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो की, कि मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो, monocotyledons embryo, a typical monocot embryo possesses only one cotyledon। इसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोन एज स्क्यूटेलम। ठीक है, नोन एज के साथ है, नोन एज स्क्यूटेलम। ठीक है, एक ही कॉटिलिडन होता है और जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, ये सिचुएटेड होता है लेटरल साइड में, कि अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसी है तो ये बगल में प्रेजेंट होगा। ओके, lateral to the embryonal axis, as it lower ends the embryonal axis has the radical। नीचे आपका क्या प्रेजेंट होगा, रेडिकल, उससे नीचे रूट कैप, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और ये दोनों इनक्लोज्ड होते हैं एक सेथ में, अनडिफरेंशिएटेड एथ में, अनडिफरेंशिएटेड जो पूरी तरह तरीके से क्लियर नहीं है, उसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ठीक है, इस डायग्राम में आपको कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, कि मान लीजिए ये आपका कोलियोराइजा है
जो आपको रेडिकल और रूट कैप दोनों को इनक्लोज कर रहा है। उसके बाद कोलेप्टाइल है, तो कोलेप्टाइल किसको इनक्लोज करता है? प्लूम्यूल को। एपिब्लास्ट दे रखा है, एपिब्लास्ट रोडिमेंट दूसरा जो अदर कॉटिलेडन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो दूसरा कॉटिलेडन है लेकिन ग्रो नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एपिब्लास्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कोलियोराइजा इज एन अनडिफरेंशिएटेड सेट जो इनक्लोज करेगा रेडिकल और रूट को, कैप दोनों को। कि एपिकॉटल लाइज करता है अबव द लेवल ऑफ स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम के जस्ट ऊपर स्टार्ट होता है आपका, सॉरी ये स्क्यूटेलम था, इसमें बताना था मैं, फिर से मैं अभी डायग्राम बना के बताऊंगा आपको कि इट हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्रिमोडिया enclosed in a hollow foliar structure called the coleoptile। प्रिमोडिया क्या होता है? प्रिमोडिया is a early stage of an structure, early stage of an structure, ओके। और एक हॉलो फोलियर के स्ट्रक्चर से उसे क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा। कि कोलेप्टाइल इज कॉनिकल प्रोडक्टिव सेट दैट इनक्लोज करता है प्लूम्यूल इन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मैं इसका भी डायग्राम अच्छे से बना दूं, ड्रॉ। लीनियर डायग्राम है, ज़्यादा डिपेंड आप इस पर मत रहिएगा, समझने के लिए है। मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, ओके। तो यहाँ पे साइड में आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये है आपका कॉटिलेडन, दिस इज कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन होता है, ठीक है। दिस शेडेड पार्ट इज प्लूम्यूल, ओके। प्लूम्यूल, this is a root cap and this shaded part is radical, ठीक है। इतना तो कॉमन है जो आपको मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में मिले। अब क्या है कि इस प्लूम्यूल को कवर करने के लिए एक शत होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, ओके। और इस रेडिकल को और रूट कैप को भी कवर करने के लिए एक शत होता है जिसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड शत होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉटिलेडन्स के लेवल में आपका मिलेगा एपिकॉटल और नीचे के साइड आपको मिलेगा हाइपोकॉटल, हाइपोकॉटल, ओके। कॉटिलेडन्स है, इसमें एक लेयर आती है एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर क्या होता है कि ये अप्रोटेनेशियस प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस लेयर जो सेपरेट करती है, सेपरेट एंडोस्पर्म एंड सेपरेट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को अलग करने वाली जो प्रोटीनेशियस लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एलुरोन लेयर, ठीक है। ये आपका है मोनोकॉट सीट जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं क्योंकि कोलेप्टाइल एक कवरिंग जैसा कुछ है जो प्लूम्यूल को कवर करता है, वैसे ही कोलियोराइजा है जो रेडिकल को और रूट कैप को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सीड। सीड डेवलप होते हैं फ्रॉम ओव्यूल,
ठीक है, कि सीड इज द फाइनल लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म. इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट इज डेवलप्ड इनसाइड अ फ्रूट. एंजियोस्पर्म मैंने पहले बताया कि जिसमें सीड्स आपके कवर होते हैं उसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है, यह सीड कंसिस्ट करता है सीड कोट, कॉटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. तो सीड में आपको क्या क्या मिलेगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ जुड़ा हुआ कॉटिलेडन्स होगा. इस कॉटिलेडन्स का काम है फूड स्टोरेज का. इसका वर्क मैंने इससे पहले भी बताया है आपको. फूड स्टोरेज. उसके बाद सीड कोट्स. सीड कोट्स में दो तरह के सीड कोट्स आते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया, टेस्टा एंड टैगमा. ठीक है, द सीड कोट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट्स. ठीक है, कि cotyledons are simply generally thick and swollen due to the storage of food as in legumes. कि किसी भी सीड्स के जो cotyledons होंगे वो हमेशा मोटे होंगे, जनरली थिक होते हैं, सिंपल होते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फूड स्टोर होता है. ठीक है, जो सीड होंगे मैच्योर होने पे दो तरह के हो सकते हैं. एल्ब्यूमिनस हो सकता है और दूसरा कैसा हो सकता है? नॉन एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस मैंने पहले भी बताया है एंडोस्पर्म वाले टॉपिक में. नॉन एल्ब्यूमिनस में जो एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हैं कैस्टर, माइज, बार्ले. दे रखा है यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, कि लिखा है कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स एंडोस्पर्म सब्सटेंट होते हैं कि दे हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एंड इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स. दूसरे तरीके का क्या है कि दे रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म जो कि पूरी तरह से कंज्यूम नहीं किया गया. एग्जाम्पल है आपका माइज, व्हीट, माइज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट एंड सनफ्लावर. एक वर्ड और आता है पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म क्या है? कि पेरिस्पर्म रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन मैच्योर्ड सीड्स आर नोन एज पेरिस्पर्म. कि मैच्योर सीड्स में बचा हुआ न्यूसेलस पेरिस्पर्म कहलाता है. क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है. इसका एग्जाम्पल है काली मिर्च, उसके साथ साथ बीट. ठीक है, तो पेरिस्पर्म याद रखिएगा. लिखा है कि जो सीड के इंटेगुमेंट्स होते हैं कि इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्ड हो जाते हैं, फॉर्म होते हैं, टफ प्रोडक्टिव सीड कोट्स बना लेते हैं. इसके पास एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, which facilitates the entry of oxygen and water into seed during the germination. ठीक है, आपने चने का बीज देखा होगा, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ये चने का बीज है, ये हाइलम है जहाँ से बीज कनेक्ट होता है. ये जो पोर दिख रहा है ये क्या है? माइक्रोपाइल है जिसका फंक्शन मैंने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ
गैसेस और दूसरा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, चना है ग्राम शीट, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो दीज टू आर कॉटिलिडन्स, ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडन्स हैं। रेडिकल, रूट कैप, ओके, एंड दिस वन इज प्लूम्यूल। ये आगे चल के फ्यूचर शूट बनेगा, ये रूट बनेगा। सो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड। ओके, ये कुछ डाइकोटिलिडन्स के सीड्स के एग्जांपल दे रखे हैं। दिस इज माइक्रोपाइल, ओके, सीड कोट एंडोस्पर्म, ये कैस्टर है, ठीक है। ये बार्ले का दे रखा है, दिस इज मोनोकोटिलिडन सीड। ये दोनों का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, मोनोकोटिलिडन, ओके, monocotyledons, coleoptile, primule, radical. This one is also a seed structure. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। सीड डोरमेंसी क्या होती है? सीड डोरमेंसी की, डोरमेंसी का मतलब होता है सुप्त अवस्था। सुप्त अवस्था, सोने की अवस्था बोल सकते हैं कि ऐसी अवस्था है जिसमें सीड्स के पास वायबिलिटी होती है ग्रो करने की, बट उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो लो होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो सीड मैच्योर होते हैं उनका वाटर कंटेंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस हो लगता है। सीड्स बिकम ड्राई, सीड सूख जाते हैं, कम से कम 10 से परसेंट मॉइस्चर ऑफ देयर सीड बिकम लो, 10 से 15% बाय मास क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, दैट इज 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, बहुत कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट द एम्ब्रियो में इंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और इसी तरह से जो एम्ब्रियो है वो एक स्टेट इनएक्टिविटी के स्टेट में इंटर करता है, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। इफ फेवरेबल कंडीशन की, जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो जो सीड की डोरमेंट अवस्था है वो टूट जाती है और वो फिर से ग्रो करता है या जर्मिनेट करता है। कि इफ द फेवरेबल कंडीशंस आर द अवेलेबल, दैट इज एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, देन द सीड जर्मिनेट। आप एग्जांपल देख लीजिए कि एक सूखा चना है, आप उसको पानी में भिगोते हो, भिगोने के बाद उसका साइज में थोड़ा सा चेंज आता है क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, 2 दिन के लिए अगर आप और रखते हो तो उसमें से आपको सीड जर्मिनेशन दिखाई देगा। ठीक है, सीड जर्मिनेट हो जाता है। ठीक, इसे हम बोलते हैं अंकुरक। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ सीड्स क्या हैं? सीड के एडवांटेजेस, सबसे पहले मैं बता दूं सीड डोरमेंसी का क्या एडवांटेज है। सीड डोरमेंसी का एडवांटेज है कि सीड को हम स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। अगर सीड में डोरमेंसी नहीं होती तो हम किसी भी सीड को लंबे समय तक या थोड़ी भी समय के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे। आप देख सकते हो कि आपके घरों में गेहूँ, सरसों, इन सब के जो सीड्स हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वो ग्रो नहीं करते। ग्रो कराने के लिए उन्हें हम पहले पानी में भिगोएंगे, उसके बाद उन्हें हम ग्रो कराएंगे। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी का सबसे बड़ा जो फायदा है, एडवांटेज है, वो क्या है? कैन बी स्टोर। फार्मर्स क्या करते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोर्स बनाए जाते हैं, साइलोसिस बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम अनाज को स्टोर करते हैं। ठीक है, साइलोसिस आर वेसल, ह्यूज वेसल्स टू स्टोर्स grains and cereals। ओके, सीड के एडवांटेजेस क्या है कि सिंस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन टोटली इंडिपेंडेंट है, वाटर इंडिपेंडेंट है वाटर पे,
और सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। तो सीड फॉर्मेशन भी क्या है, मोर डिपेंडेबल है। ठीक है, इसको भी वाटर की जरूरत नहीं होती है, बट जर्मिनेट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। कि सीड्स हैव बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर द डिस्पर्सल। आपने देखा होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रूट की फॉर्मेशन क्यों होती है, तो फ्रूट की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर सीड का जाना सीड डिस्पर्सल कहलाता है। तो हर एक प्लांट में सीड डिस्पर्सल के लिए अलग अलग अडेप्टिव स्ट्रेटजीज हैं। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा हवा में उड़ते हुए, बाल जैसी संरचना होती है, बीच में एक सीड होता है। ठीक है, बहुत सारे सीड्स होते हैं। आपने चिलबिल की पत्ती सुनी होगी, खाई भी होगी। ठीक है, ये पत्ती जैसी होती है पतली सी, और बीच में क्या होता है, सीड होता है। तो ये हर एक प्लांट में अपने सीड डिस्पर्सल के लिए अलग अलग तरीके का अडाप्टेशन है। आपने एक ऐसे कांटे वाला भी देखा होगा जिसमें ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं जो जानवरों के बॉडी से चिपक जाते हैं और किसी दूर जगह पर जाकर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर छूटते हैं या निकलते हैं या जानवरों के द्वारा निकाला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो तेजी से फटते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं कि सूखने के बाद तेजी से फटते हैं और फटने की वजह से जो उनके सीड्स हैं वो अपने स्थानिक जगहों से काफ़ी दूर दूर डिस्पर्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं। कि दे हैव फूड रिजर्व्स, पक्का है कि सीड में फूड रिजर्व्स होते हैं। जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो नरिश्ड होते हैं अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो जर्मिनेशन में जो एनर्जी की जरूरत होती है वो कॉटिलिडन से आती है। कि द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो, जो हार्ड सीड कोट है वो एम्ब्रियो को, यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। कि बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म एडवांटेज ये भी है। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल, जरूरी है फॉर द स्टोरेज ऑफ सीड्स। मैंने बताया कि बिना सीड डोरमेंसी के हम सीड को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड आल्सो रीच क्रॉप इन नेक्स्ट सीजन। ये जो भी सीड को हम स्टोर करते हैं उसका यूज़ हम खाने में कर सकते हैं पूरे साल, और नेक्स्ट ईयर में उसे हम ग्रो करा सकते हैं। उसके बाद है वाइबिलिटी आती है। इट इज़ अ एबिलिटी टू जर्मिनेट। कि वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू जर्मिनेट। ओके, कि इन अ फ्यू स्पीसीज सीड लूज वाइबिलिटी, सीड वाइबिलिटी लूज कर देता है कुछ महीनों में ही। सीड्स ऑफ मैनी स्पीसीज लिव फॉर अ सेवरल ईयर्स, कुछ की तो बहुत सालों तक रहती हैं। कुछ सीड्स रिमेन अलाइव फॉर द 100 ईयर्स, कुछ सीड्स 100 सालों तक जिंदा रहती हैं। एक एग्जाम्पल है द ओल्डेस्ट इज द ल्यूपाइन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। जो सीड था वो 10,000 साल के डॉर्मेंसी के बाद भी क्या हुआ था, जर्मिनेट हुआ था और उसमें फ्लावर निकले थे। 2000 साल ओल्ड वायबल सीड हमको मिला है ऑफ द डेट पाम, जिसको खजूर बोलते हैं। ठीक है, डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल खुदाई में एक किंग हेरोड पैलेस के पास हमको क्या मिला, 2000 साल पुराना सीड मिला है जो कि वायबल सीड है, जिसको जो ग्रो कराने पर ग्रो हुई है। ठीक है, जर्मिनेट हुई। नेक्स्ट आपका आता है फ्रूट। कि फ्रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। ठीक है, द ओवरी ऑफ ए फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड होता है साइमल्टेनियसली। चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ओव्यूल का सीड में और ओवरी का फ्रूट में, ये कैसे होता है, साथ साथ में होता है। वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड द पेरिकार्प। मैंने पिछली क्लास में बताया है कि वॉल ऑफ ओवरी develops develops into wall of fruit, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ओके, पेरिकार्प में तीन आते हैं, एपिकार्प, फिर मीजोकार्प, सबसे लास्ट वन है एंडोकार्प। मीजोकार्प आपने देखा होगा, एडिबल पार्ट इन मैंगो।
अब इस हिसाब से आप एपिकार्प का अंदाज़ा लगा सकते हो और एंडोकार्प का अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्रूट जो होता है वो फ्लैशी हो सकता है जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो, और सूखा भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंड नट और मस्टर्ड। कि मैनी फ्रूट्स हैव मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। फ्रूट्स क्या है, मैंने पहले बताया कि फ्रूट्स एक जरिया है ताकि वो सीड का डिस्पर्सल कर सके। फ्रूट दो तरह के हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट्स, फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप्ड होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, और फॉल्स फ्रूट जो ओवरी के अलावा किसी और स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन से डेवलप हो रहा है उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या फॉल्स फ्रूट क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट्स में ओवरी के साथ साथ ओवरी प्लस अदर पार्ट ऑफ फ्लावर सच एज थैलेमस, या इसको हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, रिसेप्टेकल। ठीक है, जैसे कि फॉल्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, और ट्रू फ्रूट क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रॉम डेवलप फ्रॉम ओवरी, ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। और ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा थैलमस की कंट्रीब्यूशन या अदर स्ट्रक्चर या अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर की कंट्रीब्यूशन से डेवलप होते हैं। इसका एग्जांपल एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैसियो। इन एप्पल जो फ्लैशी पार्ट हम खाते हैं वो रिसेप्टिकल होता है, फॉर्म द मेन एडिबल पार्ट। फ्लैशी रिसेप्टिकल फॉर्म्स क्या बनाता है, मेन एडिबल पार्ट। नेक्स्ट आपका आता है पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स। मैं पहले बता दूं, ये जो वर्ड आया है ये आया है पार्थेनोजेनेसिस से, पार्थेनोजेनेसिस, जिसका मतलब है एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, की कोई गैमीट डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। वैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि फ्रूट डेवलप्स विदाउट fruit develops without fertilization, fertilization। ठीक है, इसका एग्जांपल है बनाना। ओके, कि fruits that develop without the fertilization are called parthenocarpic fruit, example banana, guava and apple। parthenocarpic can be induced, हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्लांट में ग्रोथ हार्मोन डाल के। सच फ्रूट्स कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो सीड बनेगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे जो कि है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जैसा कि आपने पार्थेनोकार्पी पढ़ा, पार्थेनोकार्पी कार्पी, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन हम क्या बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं। वैसे ही एपोमिक्सिस भी एक मेथड है जिसमें हम विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना रहे हैं, सीड्स बना रहे हैं। ठीक है, सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी और ग्रासेस में देखा गया है कि एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस एंड सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन और मेयोसिस के बिना ही क्या बन रहा है, सीड बन रहे हैं। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि एसेक्सुअल फॉर्म में नो वेरिएशन होती है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन इन एपोमिक्सिस फर्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन जो क्या होगी, सेम होगी, जनरेशन इज सेम, क्योंकि इसमें ड्यू टू नो सेग्रीगेशन, क्योंकि म्योसिस हुआ नहीं तो इनके बीच में सेग्रीगेशन होगा नहीं। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा। डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड्स कैसा होगा कि इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड एक्स सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना मियोसिस के होता है, जो कि डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जो डिप्लॉयड एक्स बिना रिडक्शन डिवीजन के डिप्लॉयड एक्स बनते हैं। ठीक है,
और वो डेवलप हो जाता है आगे चल के एम्ब्रियो में विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन मैनी स्पीसीज सिट्रस मैंगो वैराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, आसपास की जो न्यूसेलर सेल होती है एम्ब्रियो सैक की, सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक डिवाइड होती हैं और वो धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक में इंटर करने लगती हैं, जिसकी वजह से डेवलप हो जाती हैं एम्ब्रियोज में। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन करता है एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। और इसका एग्जांपल है सिट्रस, सिट्रस एंड सम मैंगो वैराइटीज, मैंगो वैराइटीज। ठीक है, आप जब सीड की कवरिंग को हटाओगे तो उसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियोज मिलेंगे। ओके, और आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में फिर से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना सीख करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।